नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। भारी बर्फबारी के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को श्रीनगर में खत्म कर दिया गया है। अब ये यात्रा 145 दिन पहले 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। कांग्रेस ने शेरे कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम भारत जोड़ो यात्रा के समापन के अवसर पर एक मेगा रैली आयोजित की गई। पूरे कांग्रेस नेतृत्व के अलावा द्रमुक नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, भाकपा, आरएसपी और आईयूएमएल के नेता भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर रखी गई रैली में शामिल हुए। राहुल ने क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान शेरे कश्मीर स्टेडियम में 35 मिनट लंबी स्पीच दी। उन्होंने अपने संबोधन में यात्रा के दौरान हुई कई घटनाओं का जिक्र करते हुए भावुक भी हुए। उन्होंने मोदी, अमित शाह और आरएसएस का जिक्र करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिसने हिंसा नहीं देखी उसे ये बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, संघ के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी। हमने देश के लिए अपनों को खोया है। इतना बड़ा लंबा रास्ता उन्होंने जो तय किया, तो इसलिए डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर तक, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो ये उन्होंने जो इतनी बड़ी दूरी कंप्लीट की, इसीलिए मैं हमारे पार्टी के ओर से, सारे जनता के ओर से और सारे लोगों के ओर से उनको बहुत 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 बधाई देता हूं। और उनके साथ जो यात्री चले, रात दिन उनके साथ रहे, बारिश हो, धूप हो, ठंडी हो, इसमें वो चलते हुए उनका साथ दिए 200 से भी अधिक लोग, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं। और से उसी के साथ साथ कश्मीर में जो 2-4 दिन में हमको उनके साथ जोड़ने का, लोगों का जो हौसला देखा, स्पीड देखी, तो देखने के बाद हमको ये महसूस हुआ कि कश्मीर के लोग सबसे ज्यादा उदार है, लिबरल है और सबको समेट लेते हैं। ये कश्मीरियत की एक बहुत बड़ी देन है। और यहां पे जिस चीज को आप कश्मीरियत कहते हो, उसको मैं अपना घर मानता हूं। अब ये कश्मीरियत है क्या? ये जो शिव जी की सोच है एक तरफ, और थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो उसको शून्यता कहा जा सकता है। अपने आप पर, अपने अहंकार पर, अपने विचारों पर आक्रमण करना, और दूसरी तरफ इस्लाम में जिसको शून्यता यहां कहा जाता है, वहां फना कहा जाता है। सोच वही है। इस्लाम में फना का मतलब अपने ऊपर आक्रमण, अपनी सोच पर आक्रमण, जो हम अपना किला बना देते हैं कि मैं ये हूं, मेरे पास ये है,
मेरे पास ये ज्ञान है, मेरे पास ये घर है, उसी किले पर आक्रमण करना, वही है शून्यता, वही है फना। और इस धरती पे ये दो जो विचारधाराएं हैं, इनका एक बहुत गहरा रिश्ता है और ये सालों से रिश्ता है, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं। 70 साल लगे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कश्मीर घाटी के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने में, और ये जो आज श्री राहुल गांधी जी ने श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराया है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब जाकर श्री राहुल गांधी जी जैसे कांग्रेस के नेताओं को ये मौका लगा कि वो कश्मीर घाटी के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहरा। देश में जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकारें रहीं, नेहरू गांधी खानदान के किसी नेता में ये हिम्मत नहीं हुई कि वो लाल चौक में तिरंगा झंडा फहरा। अगर कांग्रेस पार्टी के नेहरू गांधी खानदान के नेताओं की सरकार होती तो शायद श्री राहुल गांधी आज भी लाल चौक में तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते। 70 साल लगे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कश्मीर घाटी के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने में, और ये जो आज श्री राहुल गांधी जी ने श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराया है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की देन है। जिस प्रकार मोदी साहब ने राष्ट्र विरोधी शक्तियों को, अलगाववादियों को और आतंकवादियों पर कड़ा प्रहार किया और जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोगों में ये विश्वास जगाया कि ये देश आपका है, और उसके बाद जब जम्मू कश्मीर के यहाँ हालात सामान्य हो गए और हर तरफ भाईचारा, प्यार, मोहब्बत और देशभक्ति के जज्बे से पूरा जम्मू कश्मीर जब झूम उठा धारा 370 के समापन के बाद, तब जाकर श्री राहुल गांधी जी जैसे कांग्रेस के नेताओं को इतना बड़ा लंबा रास्ता उन्होंने वह भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति के पहले ही कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी। हालांकि कांग्रेस ने इसे 100% राजनीतिक करार दिया है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस क्या पूरी तरीके से 2024 के आम चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की संजीवनी कांग्रेस को मिलेगी। जो कांग्रेसी पदों के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, वो क्या राहुल गांधी के संदेश को समझ पाएंगे? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा की कितनी कामयाबी जो है वो कांग्रेस को मिलेगी और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, राजनीतिक यात्रा जो शुरू हुई है वो कितनी सफल होगी। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता सुरेंद्र कुमार सिंह जी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं कांग्रेस नेता आदित्य त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, कांग्रेस की तरफ से जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, आज उसका समापन हो गया। राहुल गांधी ने अपना संबोधन भी दे दिया। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे कांग्रेस को कितनी सफलता मिली, वहीं बीजेपी के लिए कितनी चुनौतियां हैं? आप दोनों लोगों से सवाल है मेरा, लेकिन सबसे पहले मैं आदित्य त्रिपाठी जी आपके पास आती हूं, क्योंकि आपकी पार्टी के द्वारा ये मुहिम चलाया गया, तो कांग्रेस को कितना फायदा नजर आ रहा है आपको भारत जोड़ो यात्रा से? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा एक पुनीत मकसद से निकली यात्रा थी, जिसका भारत जोड़ने का उद्देश्य था जो नफरत का माहौल 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फैला दिया, जिस तरह से द्वेष की भावना लोगों के बीच में भाइयों को भाइयों से लड़ाने का काम इन्होंने किया जी। जिस तरह से क्षेत्रवाद, धर्मवाद, जातिवाद को पूरी तरह तूल देते हुए इन्होंने देश को एक अंधियारे की तरफ ढकेले, इन सब से निजात दिलाने के लिए और लोगों तक उनको एक उम्मीद दिलाने के लिए पुनीत यात्रा निकली थी। और ये पूरी तरह से मैं इस यात्रा को सफल बताऊंगा, क्योंकि जिस तरह से पूरे राज्यों में जहां से ये गुजरी है लोगों का प्यार, स्नेह मिला है
और लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रहार के बावजूद जनता ने इस यात्रा को हाथों हाथ लिया, जी वो इसकी सफलता को दर्शाता है। जी ठीक है सर। सुरेंद्र कुमार जी, आपने अभी सुना कांग्रेस नेता को, उनका कहना है कि आपकी पार्टी की तरफ से जो नफरती उन्माद फैलाए गए हैं, जो धर्म को बांटा जा रहा है, उसमें काफी सफलता मिली है कांग्रेस को। कांग्रेस ने ये मैसेज दिया है और आपके लिए चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। आपको क्या नजर आ रहा है, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी के लिए कितनी चुनौतियां खड़ी करती नजर आ रही है? सुरेंद्र कुमार जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सर, मेरा सवाल है कि बीजेपी के लिए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कितनी चुनौतीपूर्ण है आगामी चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी को समझाना कि जिन विपक्ष की वो बात कर रहे हैं, आज तमाम विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि श्रीनगर में ये लाल चौक पे झंडा फहराने को 70 साल को कांग्रेस पार्टी झंडा फहराना है। प्रधानमंत्री मोदी जी और जगह से जम्मू हेलो, कश्मीर में जाके जो यात्रा सफल बताने का तो कांग्रेस का इतिहास है, वो दिन जनता नहीं भूल पाया जब दंगा हिंसा, ये सब कांग्रेस की इतिहास है। और आज अगर कांग्रेस ये कह रहा है कि यात्रा सफल हो चुका है, तो देश की जनता इतना बेवकूफ नहीं है कि कांग्रेस की बातों में आके कोई भी गलत फैसला हो लेगा। और बात रही विपक्ष को एक करने का, तो जब कश्मीर से कन्याकुमारी से जब यात्रा शुरू हुआ, तो आप देख लीजिए, चाहे वो तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, ये तमाम जगह से यात्रा निकला। आपने देखा होगा सिर्फ कांग्रेस छोड़ के लोग गए, लेकिन एक भी व्यक्ति कांग्रेस में नहीं जुड़ा। आप मुझे बता दीजिए या अदिति जी से आप पूछिए, इस जोड़ो यात्रा में कितने लोगों को कांग्रेस। सर, त्रिपुरा में आप ही के पार्टी के सुदीप राय हैं, वो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है अभी हाल ही में। त्रिपुरा में राजनीति चुनाव होने वाले हैं, आप ही के पार्टी के जो नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वो छोड़कर गए कांग्रेस में। उन्होंने आरोप लगाया आपकी पार्टी पर कि मनमानी होती है आपकी पार्टी में, एक व्यक्ति की एक विचारधारा की बात होती है। सुरेंद्र कुमार जी, ठीक है। आदित्य त्रिपाठी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, अपनी बात रखिए। देखिए, अभी लाल चौक तिरंगा फहराने को बीजेपी ने ऐसा हाइप क्रिएट किया कि प्रधानमंत्री ने की वजह से आज लाल चौक पर तिरंगा फहर रहा है। तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि लाल चौक पर ही कांग्रेस का कार्यालय है और आजादी से आज तक लेकर वहां हमेशा हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराने का काम हमारी पार्टी करती है। तो झूठा अफवाह जनता के बीच फैलाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, वो पूरा देश जानता है। जी। आज जिस तरह से लाल चौक पर ये लोग
तिरंगे को लेकर अफवाह उड़ा रहे हैं। जी मैं इन्हीं के लोगों से पूछना चाहूंगा, तिरंगा जलाने वाले आज तिरंगा फहराने की बात करते हैं। जी ये वही आरएसएस के लोग हैं जिनके कार्यालय पर कभी तिरंगा नहीं फहरा, जिन्होंने इस देश के तिरंगे का कई बार अपमान किया। लेकिन सर आप आदित्य जी, आरएसएस के कार्यालय पे आप तिरंगा भी फहरता है सर? हाँ, अब फहरता है ना। जी। आजादी 1947 में मिली और इनको तिरंगा फहराने में इतना समय लग गया, और ये देशभक्ति सिखाते हैं। जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी की, आज वही देशभक्ति सिखाते हैं। जी आज ये मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब पे चर्चा ना करके लाल चौक पर हमने तिरंगा फहरवा दिया। ये नहीं कहा कि हमने बीजेपी के कार्यालय पर नहीं फहरवाने दिया था, आरएसएस के कार्यालय पर इतने सालों तक तिरंगा नहीं फहराने दिया था। उस पर नहीं चर्चा करते कि प्रधानमंत्री जी ने आरएसएस कार्यालय पे क्यों नहीं तिरंगा फहराया था। जी वो उसके पहले मुख्यमंत्री भी थे। जी आदित्य जी, लोगों को जब देश जुड़ रहा है तो दिक्कत हो रही है। जी ठीक है सर। आदित्य जी, आप भारत जोड़ो यात्रा को 2024 के चुनाव में कितना सफल मानते हैं? आपको क्या लगता है 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें कांग्रेस को कितना फायदा होता नजर आएगा? देखिए यार, यात्रा तो पहले शुरू में ही बता दिया गया था कि एक राजनीतिक यात्रा नहीं है जी। ये भारत जोड़ने की यात्रा। इसमें सबको बुलाया गया था, सबका आह्वान किया था, और भारी तादाद में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। चाहे वो सामाजिक लोग थे, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट थे, पोएट थे, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, और तमाम प्रोफेसर, DU के, IIT के, सिंगर्स, बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और हम सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि भारत जोड़ने के इस पुनीत मकसद। लेकिन कौन से भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं? ऐसा ये भी तो आरोप लगता रहा है कि राहुल गांधी की छवि बनाने के लिए ये जो यात्रा है निकाली गई है, आप कि लोग राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेते, ये भी कहा जा रहा है इस यात्रा को लेकर कि राहुल गांधी की छवि जो है उसे सुधारने के लिए यात्रा निकाली गई। सर, भारत टुकड़ा कब हुआ था जो आप भारत जोड़ो यात्रा निकाले? मैं साथी प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगा जी। इन्होंने कहा भारत का टुकड़ा कहाँ हुआ? टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हो आप लोग, इसी में आप कलर से आप डिफ्रेंशिएट कर देते हो लोगों को कि फला कलर के लोग आपके बोलते हैं कि मुस्लिमों से सामान मत खरीदो। सही सवाल किया है, इसी को टुकड़ा करना का काम किया। ये जो नफरत का माहौल आप देश में फैलाते हो, खड़ा होने का काम आप कर रहे हो, मुद्दों से जनता को जो दूर ले जाते हो, उसी को टुकड़ा करना चाहते हो। इसी नफरत के माहौल को ये जो सारा भाषण है ये कौन है? ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जिन्होंने देश को तोड़ने में, देश में अराजकता फैलाने में। सुरेंद्र कुमार जी आप अपनी बात रखिएगा। सर, आप अपनी बात रखिएगा। आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो जनता तक आप ना आपकी आवाज जाएगी, ना आपका मैसेज जाएगा, ना आदित्य जी का जाएगा। आदित्य जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। आदित्य जी बोलिए आप। तो तमाम जो इन्होंने नफरत फैलाए, इनके सांसदों ने नफरत फैलाए हैं, जातिवाद, क्षेत्रवाद पे जिस तरह से भिन्नता की है पूरे देश में, ये पूरे देश से छिपा नहीं है। और इसी को लेकर ये पुनीत यात्रा निकली थी, और जो कि पूरी तरह मैं सफल मानता हूँ। और रही बात 2024 के चुनाव की, तो वो विभिन्न जनता के जो मुद्दे हैं प्रमुख, जो राहुल जी ने इस 3500 किलोमीटर की यात्रा में, चाहे वो तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां से भी ये यात्रा गुजरी, वहां के लोगों से इंटरेक्शन की, आम लोगों से मिले और उनकी समस्याओं को लेकर जो उनको कठिनाई होती है उन सब को लेकर जो उनके मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, वही 2024 चुनाव के मुद्दे होने वाले हैं। ठीक है सुरेंद्र कुमार जी, आप आदित्य जी का जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि नफरत फैलाती है आपकी पार्टी जो है, आपकी विचारधारा है, और यही बात बार बार राहुल गांधी भी कह रहे थे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप जी बोलिए। अलका जी, जिस नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान लेके राहुल गांधी जी आए, उस मोहब्बत की बाजार में जो है, आप मैं गिनती करवा रहा हूँ आपको जी, यात्रा से शुरू हुई, आप वहां से लेके और कश्मीर तक में आप देख लीजिए इनके साथ कौन कौन लोग जुड़े। इन्होंने
पूरे पूरे गैंग के साथों के अंदर नारा लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद। भास्कर कौन है? ये देश को बांटने का काम किया वो सामने, चाहे वो मेघा पाटेकर जी है, इन्होंने हमेशा से पक्ष के साथ देश को बांटने के लिए साथ लेके चले। आप तमाम जगह देख लीजिए, वो लोग इनके साथ शामिल थे जिन्होंने उनका हाथ रहा। आप उसको कहते भारत से निकाला। आप मैंने अभी आपको कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक आप मुझे बताए कौन ऐसा दल, कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो कौन किया। तमाम जगह पे कांग्रेस ने छोड़ने का काम किया और आज जो है ये साबित हो चुका है कि राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा जो है सफल नहीं। आप तमाम जगह पे आप देखिए, आज जो जिस लाल चौक पे तिरंगा फहराने का काम किया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री जी का एक जो फैसला, अगर आज वो फैसला नहीं लिया जा सकता तो आज राहुल गांधी जी लाल चौक पे जो है तिरंगा नहीं फहराते। ये 70 सालों के अंदर अलका जी फिर से झूठ बोल रहे हैं। 1947 से लाल चौक पर तिरंगा फहराया जा रहा है और कांग्रेस जो है मेरे पास इसके तिरंगा फहराने का काम नहीं किया। लेकिन आरएसएस कार्यालय को तिरंगा नहीं फहराया जाता था, इसके भी सबूत है मेरे पास। तो मेरे साथी प्रवक्ता से कहिए कृपया सत्यों वाली बात करें। अजित भाई सत्य वाली बात करें। हमने आपका सुना सुरेंद्र कुमार जी, लेकिन आदित्य जी ये बात सही कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भले ही उसका अपना झंडा अलग था, लेकिन भारतीय झंडे को भी उतना ही सम्मान मिलता था। भारतीय झंडे को भी उतना ही सम्मान मिलता था सर। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन्होंने इससे पहले कब जाके झंडा वहां फहराए, जब इनकी सरकार थी। हमारे नेता तो वहां पर कुर्बान हो गए, बलिदान दे दिए इस तिरंगा के लिए लाल चौक पे जाके। और ये बात कर रहे आप इनसे पूछिए किया जिनके साथ ये खड़े थे कल महबूबा मुफ्ती, वो हमेशा तिरंगा का विरोध किया। ठीक है सुरेंद्र जी, ये चर्चा का विषय है। हालांकि जम्मू कश्मीर में पहले भी तिरंगा लहराया हुआ है, आज भी राहुल गांधी लहरा रहे हैं, लेकिन बात अब कर लेते हैं जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों का राग आपकी पार्टी अलापती है सर। खुद कश्मीरी पंडित जो है वो आके राहुल गांधी से मिलते हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार उनके लिए कुछ करती नहीं है, बस चुनावी एजेंडे में उनका इस्तेमाल करती है। सर कश्मीरी पंडित तो आकर खुद राहुल गांधी से मिल रहे हैं, आपकी पार्टी कश्मीरियों की सबसे बड़ी हिमायती कहती है खुद को। अलका जी, जब आप ये यात्रा आप जब देखे निकले तो यात्रा में जो ये भीड़ थी वो कौन थे लोग? इनकी सिर्फ राहुल गांधी जी की नौटंकी को देखने के लिए लोग वहां पर खड़े थे और राहुल गांधी जी के साथ एक भी लोग खड़े नहीं है। आप हमको बता दीजिए 2014 के बाद 16 ऐसे प्रदेश हैं जहां पर एक भी लोकसभा सांसद नहीं है कांग्रेस का। कुछ ऐसे प्रदेश है जहां एक भी विधायक नहीं है कांग्रेस का। लेकिन सर ये बताइए 5 साल तो आपकी पार्टी को भी हो गया ना, धारा 370 हटे भी कई साल हो गए, क्यों कश्मीरी पंडितों को उनके घर वापस नहीं भेजा गया सर? क्यों उनकी सुरक्षा की गारंटी जो है वो सरकार नहीं ले रही है? अलका जी, आपको भी मालूम है, तो पूरा देश और प्रदेश को मालूम है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस दिन से 370 धाराएं हटी, जो पत्थरबाज, जो आतंकवाद वहां पे जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान करते थे, दिन दहाड़े गोली मार देते थे, आज हमको बताइए कितना कम हुआ? 2014 के बाद 172 आतंकवादी को मारा गया।
सर ठीक है, आतंकवादियों को सैनिक मार रहे हैं, ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन कश्मीरी मुद्दों का, पंडितों का जो मुद्दा है सर, आज भी वहीं का वही है। वो आज भी अपने घर वापस नहीं जा पा रहे हैं सर। बिल्कुल नहीं है। आज जिस प्रकार से अमान और शांति है, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी जाके तिरंगा फहरा दिए, आपको लगता है क्या 2014 के बाद इस तरह का ऐसा कोई दिन आया जो इस तरह इतने भीड़ लेके जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाए और वहां पे हमला ना हो? ठीक है सुरेंद्र कुमार जी, आपका सवाल मैं पूछूंगी आदित्य जी से। सब जगह पे आतंकवादी हमला होता था। ठीक है आदित्य सर, आपकी पार्टी आज कश्मीरी पंडितों से मिल रही है, आपके नेता राहुल गांधी उनसे मिल रहे हैं, उनके दुख दर्द को समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से कुछ नहीं किया गया। लेकिन 70 सालों तक आपकी पार्टी सरकार में थी, जब कश्मीरी पंडित वहां से मारकर भगाए गए तब भी आपकी ही पार्टी सत्ता में थी। लेकिन अब तक क्यों नहीं कुछ किया गया कश्मीरी पंडितों के लिए? क्या आप भी चुनावी एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कांग्रेस कश्मीरी पंडितों का? मैं आपको थोड़ा सा सही करना चाहूंगा। जब कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और ये सरकार मिली जुली सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ना प्रदेश में सर 90 में कश्मीरियों का पलायन हुआ, लेकिन उसके पहले जब कश्मीर में हमला हुआ, आतंकवादी आए, उसके बाद जब सरकार स्थितियां ऐसी बनी, वो तो उसके पहले की स्थितियां रची जा रही थी सर। उसके पहले ही कश्मीरी पंडितों के हालात खराब थे। योजना मैं यही कह रही हूँ कि बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया तो आप भी राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कश्मीरियों का। बिल्कुल नहीं, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी जी, और मैं आपको बता दूं उनके लिए वहां घर कंस्ट्रक्ट करके कांग्रेस पार्टी ने देने का काम किया। और ये आपने सुना होगा, खुद कश्मीरी पंडित वहां पर बोल रहे थे राहुल जी से। और यही नहीं, नौकरियों में आरक्षण वो भी कांग्रेस पार्टी ने देने का काम किया। हम प्रचार नहीं करते, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी प्रचार करती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हमने ये किया वो किया, वो हमने नहीं किया, और कहीं ना कहीं वो हमारी गलती भी थी। लेकिन अभी मैं साथी प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे राहुल गांधी जी के साथ जितने लोग चल रहे हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, उन्होंने नफरत बांटी। तो मैं इनसे एक एक नाम गिनवा रहा हूं और मैं पूछूंगा कि ये अगर राहुल गांधी के ऊपर इस तरह टिप्पणी कर रहे हैं। आदित्य जी, मेरा सवाल ना कश्मीर आदित्य जी, मेरा सवाल कश्मीरियों से जुड़ा हुआ है। आप बीजेपी नेता ने क्या कहा उस बारे में भी बोलिएगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि बीजेपी के समय में पलायन हुआ, लेकिन उसके तुरंत बाद तो आपकी सरकार बनी। 1991 से 96 तक आपकी सरकार रही। क्या किया गया उस समय कश्मीरी पंडितों के लिए? 2004 में आपकी सरकार बनी, 14 तक रही। क्या किया गया आपकी पार्टी की तरफ से कश्मीरी पंडितों के लिए? मैं बता तो रहा हूँ, लगातार मनमोहन जी की सरकार थी और उनके लिए घर कंस्ट्रक्ट करवा के लोगों को घरों में उनको दिया गया, घरों की चाबी दी गई और वो लोग अपने घर में गए। उन लोगों को वापस नौकरियां दी गई, उनको आरक्षण दिया गया नौकरियों में, तमाम वैकेंसीज निकाली गई, और ये सब कुछ कश्मीरी। ठीक है आदित्य जी, आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने कश्मीरियों की समस्या हल कर दी, कश्मीरी पंडितों की समस्या हल कर दी। तो जो अभी मिल रहे हैं राहुल गांधी से, जो गा रहे हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ सरकार की तरफ से, वो कौन से लोग हैं सर? क्या आपने पैसे देकर खरीद कर लाए क्या? अगर आप कह रहे हैं कि आप पहले ही उस समस्या को हल कर चुके हैं, या आप गलत हैं या फिर वो जो लोग मिल रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि वो गलत है। अब आप डिसाइड कर दीजिए गलत कौन है और सही कौन है। देखिए अलका जी, जो लोग मिलने आए वो बता रहे हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा जी, और भारतीय जनता पार्टी ने उनका इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि चुनावी एजेंडा बनाकर हमारा इस्तेमाल किया। हमारी सरकार ने, हमने योजनाएं बनाई, लाभ उनको पहुंचाया, और आगे भी जब हमारी सरकार आएगी तो हम लगातार उनके लिए काम करेंगे। तो आपकी सरकार गारंटी देती है सर, आपकी सरकार गारंटी लेती है कि जब भी अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो जितने भी कश्मीरी हैं, पंडित हैं, उन्हें फिर से विस्थापित किया जाएगा, उनके घर मकान वापस दिए जाएंगे, पुश्तैनी जो थे उन्हें जो हानि पहुंची है इतने सालों में, जो उनकी पीढ़ियों ने दर्द झेला है, उसके लिए आप लोग कुछ कंपनसेशन देंगे? बिल्कुल किया जाएगा। जो भी योजना हमारी, चाहे राज्य में सरकार आती है या केंद्र में सरकार आती है,
जी हम कश्मीरी पंडितों के लिए बिल्कुल कुछ करेंगे और अच्छी अच्छी योजनाएं लाएंगे, जिस तरह हम हमेशा योजनाएं लाते रहे। जी ठीक है। सुरेंद्र कुमार सिंह जी, आप सुन रहे हैं, कांग्रेस नेता आदित्य त्रिपाठी कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तो वो कश्मीरी पंडितों को फिर से स्थापित करेंगे, उन्हें कंपनसेशन देंगे आज तक जो समस्याएं हुई हैं। लेकिन आपकी पार्टी जो है ना, वो चुनावी मुद्दा बना रही है कश्मीरी पंडितों को लेकर। अलका जी, अदित भाई ये भूल चुके हैं, जिस प्रकार से ये झूठे आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने कश्मीरों को 10 साल में चाबी दिए हैं। एक भी कश्मीरी पंडित मुझे बता दे जिनको इन्होंने 10 साल के अंदर चाबी दिए हैं। सिर्फ वह पत्थरबाज आतंकवादी को बढ़ावा के अलावा एक भी काम मनमोहन जी की सरकार में नहीं हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर। आज दिल पे हाथ रख के कहिए, कहने के लिए कि 2014 के बाद सबूत देने को तैयार हो, क्या ये राष्ट्र के सामने माफी मांगेंगे? 370 धाराएं हटाई गई कश्मीर के अंदर। आज जो अमान चैन शांति है, इससे पहले इतिहास गवाह है, जम्मू कश्मीर के अंदर कभी ऐसा नहीं रहा। लेकिन सुरेंद्र कुमार जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंसा के बल पर कश्मीरियों में मास किलिंग हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है। वो तो ये कह रहे हैं, वो खुली चुनौती दे रहे हैं गृह मंत्री को कि आकर पैदल चल के दिखाएं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से वो श्रीनगर पहुंचे हैं, उस तरीके से अमित शाह भी पहुंचे। अलका जी, उनका कहना कि लोग चलने नहीं देंगे अमित शाह को। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप सुन लीजिए, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ जी। 2014 के बाद और जब से 370 धाराएं हटी जी, आप हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर के दौरे पे कितने बार गए? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कितने बार बॉर्डर पर गए सैनिकों के साथ दिवाली मनाने? राहुल गांधी और कांग्रेस के कोई भी एक नेता हमको बता दीजिए जो बॉर्डर पर जाके सैनिक के साथ खड़ा हो, या जम्मू कश्मीर के अंदर कितने, और ये हमको बताएंगे कि हमारे होम मिनिस्टर साहब वहां जम्मू कश्मीर में गए नहीं गए? और 2-3 महीना पर अमित शाह जी जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं। डर तो इनको है, क्यों? क्योंकि इन्होंने आज तक का इतिहास रहा सिर्फ दंगा, हिंसा और अराजकता के अलावा और कोई काम नहीं किए देश के अंदर। 70 साल में लोगों को बेवकूफ बनाया, देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। लोग 2014 के बाद अब जागरूक हुआ, अब उनको पता चला कि विकास क्या होता है, लोगों की, गरीबों की समस्या क्या होती है, आदिवासी चाहे तो अति पिछड़ा हो, सबका विकास कैसा होता है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ पार्टी के अलावा, अपने लोगों के अलावा किसी का विकास नहीं किया। आज पूरे देश के अंदर आप देख लीजिए, पहले कितना एम्स थे, आज पूरे देश के अंदर 22 एम्स तैयार होने को है। आज तमाम जगह एयरपोर्ट, तमाम जगह रोड आप देख लीजिए, कहीं पे विकास करने का काम नहीं किया, देश को लूटने का काम किया, भ्रष्टाचारी करने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने। और आज जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि हम विकास को एक साथ लेके चलेंगे, मैं गारंटी देता हूं 2024 में एक भी दल जो है कांग्रेस के साथ चलने को तैयार नहीं होगा। ठीक है, पूछिए इनसे सवाल। ठीक है, आदित्य जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने अराजकता फैलाई है 70 सालों में, आप लोगों ने सुरक्षा नहीं दी है कश्मीर को। जितनी शांति कश्मीर में अभी बहाल है बीजेपी सरकार में, आपकी सरकार में उतना ही अशांति थी, वहां उतनी ही अराजकता थी। आदित्य जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बहुत सारी बातें करते हैं और साथी प्रवक्ता काफी आक्रोशित होकर बोल रहे थे, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कश्मीर में जो ये बता रहे हैं वैसा कुछ इस समय है नहीं जी। अगर इतनी अच्छी स्थिति कश्मीर की होती तब तक वहां पर चुनाव हो चुके होते। जिस तरह से एलजी को सामने रखकर वहां पर शासन किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर लोकतंत्र की हत्या लगातार कर रहे, इतना दिन हो गए वहां चुनाव नहीं कराए गए, क्यों जी? अगर वहां की जनता खुश है तो आपको वोट देगी, आप वहां चुनाव कराइए, आप वहां चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव नहीं करा पाएंगे। हम वहाँ पर चुनाव भी कराएंगे, इन्होंने और एक भी हिंसा नहीं होगा,
ठीक है सर, आपने चुनाव की बात की है आदित्य जी, आपने चुनाव की बात की है। जम्मू कश्मीर को बदतर करना, जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव के माध्यम से आतंकवादी को प्रवेश कराना, ठीक, और हम जो है जम्मू कश्मीर के अंदर शांति बहाल भी करेंगे और वह चुनाव भी कराएंगे, और जम्मू कश्मीर फिर से जो है जम्मू कश्मीर एक ऐसा जम्मू कश्मीर होगा जहां पूरा दुनिया का लोग घूमने के लिए जाएंगे। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है। अब मेरा सवाल आदित्य जी आपसे है, आप कह रहे हैं चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, 9 राज्यों में चुनाव है, भारत जोड़ो यात्रा आज समाप्त हुई है और 2023 इसी साल में जो चुनाव भी होने वाले हैं 9 राज्यों में, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा भारत जोड़ो यात्रा का, और इन 9 राज्यों को किस तरीके से राहुल गांधी जो है वो जीतने में कामयाब रहेंगे? आपकी पार्टी कितनी ताकत लगा सकती है, भारत जोड़ो यात्रा का कितना फायदा उठाएगी इन चुनाव में? देखिए, फिर से मैंने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा बहुत ही पुनीत उद्देश्य से निकली हुई एक यात्रा थी, जिसका राजनीतिक लाभ मिले वो अलग चीज है, लेकिन उसको कांग्रेस ने कभी राजनीति के लिए नहीं किया। वो देश के लिए की गई यात्रा है। लेकिन जिस तरह आने वाले विधानसभा चुनाव 9 राज्यों में है, इन 3500 किलोमीटर की यात्रा में जनता से इंटरेक्शन करने में हमें ये पता चला है कि क्या मुद्दे होने चाहिए। छत्तीसगढ़ में हम क्या कर पाए हैं, क्या नहीं कर पाए हैं, राजस्थान में हम क्या कर पाए हैं, क्या नहीं कर पाए हैं, और जहां हमारी सरकारें नहीं है वहां जिस तरह से राज्य अराजकता की तरफ गया है, राज्य की इकोनॉमी देख लीजिए आप, तो पूरा चुनाव विषयों पर होगा, बेरोजगारी की बात होगी, महंगाई की बात होगी, भ्रष्टाचार की बात होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको अलग ही रंग देना चाहेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव को कोई भी रंग दें, लेकिन ये चुनाव बेरोजगारी, महंगाई और जिस तरह से नफरत का माहौल भारतीय जनता पार्टी के लोग फैलाते हैं, इन सब को लेकर होगा विधानसभा चुनाव। आदित्य जी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नफरत का माहौल खड़ा करती है, यह आपकी पार्टी की विचारधारा है, लेकिन आपकी पार्टी जो भारत जोड़ो यात्रा की बात करती है, पूरे भारत को जोड़ने की बात करती है, लेकिन विपक्षी नेताओं को एकजुट नहीं कर पाती है। आपके समापन रैली में, भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में किसी भी पार्टी के, जो आपकी पार्टी के से जुड़ी हुए अलग अलग राज्यों में जो गठबंधन है, अलग अलग पार्टियों से जो आपका गठबंधन है, उन पार्टी के नेता नहीं शामिल होते हैं, खुद को अलग करते हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी अलग करते हैं, एनसीपी के नेता शरद पवार भी नहीं आते हैं, तो किस तरीके से आप भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं? देखिए, सुप्रिया सुले जी यात्रा में शामिल हुई थी जी, एमके स्टालिन साहब यात्रा में शामिल हुए थे, बहुत लोग यात्रा में शामिल हुए। ये यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं, यह यात्रा एक पुनीत यात्रा थी, जिसको लगा कि इस यात्रा में शामिल होना चाहिए, वो लोग इस यात्रा में शामिल हुए। जैसे कि हमारे साथी, फिर मैं आऊंगा, एक यात्रा की बात आपने उठाई है तो मैं बताऊंगा कि इन्होंने कहा कि ये यात्रा में केवल टुकड़ा टुकड़ा करने वाले, नफरत फैलाने वाले लोग इस यात्रा में चल रहे थे। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, कारगिल के जो हीरो थे नायक दीपचंद, वो भी इस यात्रा में शामिल हुए। इस पे हमारे साथी प्रवक्ता क्या कहेंगे? आपने देखा होगा रॉ के पूर्व चीफ वहां अमरजीत सिंह जालौन जी गए, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी गए, आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर विजय कुमार त्रिपाठी जी गए, सोशल एक्टिविस्ट हर्ष मांडेर जी गए, मेधा पाटकर जी जो राइट एक्टिविस्ट है, लेकिन इन लोगों को तकलीफ होती है अगर कोई जनता की बात रखता है, उनको टुकड़े टुकड़े की बात ये लोग करने लगते हैं। रोहित वेमुला की मां जी वहां शामिल हुई, गौरी लंकेश की बहन और मां वहां शामिल हुई, वो भी एक पत्रकार थी, आपने देखा उनके साथ कितना गलत हुआ। टीएम कृष्णा जी ओलंपिक मेडलिस्ट वहां गए, बहुत सारे देश के युवा बेरोजगार गए, क्या सब गलत थे? केवल इन्हीं के लोग देशभक्त हैं, बाकी जो कांग्रेस के साथ खड़े हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो पूर्व के अधिकारी हो जिन्होंने इस देश के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो जिन्होंने मेडल दिलाए, वो सब गलत हैं अगर कांग्रेस के साथ खड़े। ठीक है आदित्य जी। सुरेंद्र कुमार सिंह जी, समझ सकते ये एक पुनीत यात्रा थी
ठीक है। और हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी आग्रह कर रहे थे कि इस यात्रा में शामिल। ठीक है आदित्य जी। सुरेंद्र कुमार सिंह जी, आपने सुना, इन्होंने कहा कि आपकी पार्टी की जो सरकार है उसमें बेरोजगारी बहुत है और भी अन्य मुद्दे हैं, रोजगार की बात करेंगे, विकास की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की जो सरकार है वो रोजगार के मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ पाई, तो ये रोजगार का मुद्दा उठाएंगे, महंगाई का मुद्दा उठाएंगे। और कुछ नाम इन्होंने गिनाए हैं। इनका कहना है कि जो पूर्व सैनिक रहे हैं, जो अधिकारी रहे हैं, उन्हें भी आप देशद्रोही बता रहे हैं। अलका जी, जो लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए जी, हमारे मित्र ने जिस प्रकार से अजीत भाई ने ये नाम गिनाए जी, आप हमको बता दीजिए, ये लोग पहले से ही कांग्रेस के सपोर्ट में थे, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो इन लोगों को शामिल होना कोई बड़ा बात नहीं है। जिस विपक्ष की ये बात कर रहे हैं, जिस विपक्ष को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, और कारगिल में हमने पता उसके हीरो अजीत भाई में आरोप लगा रहे हैं। अब मैंने आपका सुन लिया, हमारा जवाब सुन लीजिए, फिर आप दीजिएगा जवाब। चाहिए, वो पूर्व सैनिक है, वो किसी पार्टी से नहीं है, वो इस यात्रा में शामिल हुए क्योंकि यात्रा का उद्देश्य पुलिस था। लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए, आप इस तरह से कहेंगे कि जो उसमें शामिल हुए कांग्रेस के लोग हैं, उनको वीर चक्र मिला, परमवीर चक्र मिला, और आप इस तरह से आरोप लगा रहे हैं भाई कांग्रेसी है। अब आप सुन तो लो, आपका हमने सुन लिया। ठीक है सुरेंद्र जी, आप अपनी बात रखिए। कन्याकुमारी से यात्रा आपकी शुरू हुआ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, पंजाब होते हुए कश्मीर को गए। अब मुझे बता दीजिए, जिस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, जिस विपक्ष को आप एक साथ एक मंच पर लाना आप चाह रहे हैं, आपने जिनको निमंत्रण भेजा, कितने ऐसे जो क्षेत्रीय दल है या क्षेत्रीय नेता है वो आपके पार्टी में शामिल हुआ, आपकी यात्रा में शामिल हुए? लेकिन सुरेंद्र जी, आरएसएस की तरफ से भी तो तारीफ की गई राहुल गांधी की, आरएसएस के नेताओं ने भी तारीफ की है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। नहीं, और राहुल गांधी पहले ही कह रहे हैं कि कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है ये। प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का काम लोग करते हैं। आज देख लीजिए आप उत्तर प्रदेश में, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, मायावती जी हो, चाहे वो जयंत चौधरी जी हो, इनकी निमंत्रण पे आने का काम नहीं किया। नीतीश जी या तेजस्वी यादव जी, उन्होंने भी आने का काम नहीं किया। चाहे वो केसीआर जी हो, ये तमाम जो लोग हैं जिनको एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं, एक भी लोग इनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं। लेकिन कमल हसन की पार्टी तो कांग्रेस में जुड़ना चाहती है सर, खुद कमल हसन भी आए, वो शरद पवार भी इनकी पार्टी कमल हसन की तरफ से आयोजित उसमें आए, महबूबा मुफ्ती शामिल हुई, फारूक अब्दुल्ला शामिल हुए सर। इनके साथ वही लोग आ गए ना जो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, हमेशा पाकिस्तान की बोली बोलते हैं। आज दिग्विजय जी जम्मू कश्मीर के अंदर क्या बयान दिए, हमारे सैनिक का अपमान करने का काम किया। हमारे जो सैनिक दिन रात हमारे लिए, आपके लिए, ये तमाम लोगों के लिए दिन रात मेहनत करके हमारी रक्षा करते हैं, आज उनके ऊपर इन्होंने सवाल उठाया। और फिर 2 दिन बाद कांग्रेस के तरफ से बयान आता है कि दिग्विजय जी का बयान है, हमारी पार्टी का इसमें कोई बयान नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। देश का अपमान करने का काम, सेना का अपमान करने का काम कांग्रेस का इतिहास है। देश की जनता जो है
सब समझ रहा है। तो देश की जनता को गुमराह न करे, विकास की बात करे, देश आगे कैसे बढ़े, देश का नाम पूरे विश्व में कैसे हो, अगर इस पे विचार करते कांग्रेस, तो शायद मुझे लगता है कि देश की जनता इनके साथ जुड़ने का काम करता। 2022 में चुनाव हुआ 6-7 स्टेट में, आप हमको बता दीजिए किस स्टेट में इनका जो है परचम लहरा, कहां पे चुनाव था। इस यात्रा में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में गुजरात आता है, लेकिन उस यात्रा में ये गुजरात छोड़ के सीधा मध्य प्रदेश और राजस्थान प्रवेश कर गए। क्या गुजरात की जनता को शामिल नहीं करना चाहिए था क्या इस यात्रा में? अगर इतनी अच्छी यात्रा चल रहे थे तो। ठीक है सुरेंद्र कुमार जी। आदित्य जी, आप बीजेपी नेता को सुन रहे थे। पूरा दुनिया जानने को तैयार है। ठीक है सुरेंद्र कुमार जी, आपका सवाल मैं पूछती हूँ। आदित्य त्रिपाठी जी ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो देश के विकास की बात नहीं करते हैं, भारत तोड़ने की बात करते हैं। आपकी पार्टी के नेता जो है वो भारतीय सेना पर सवाल उठाते हैं। गुजरात आप नहीं जाते, इलेक्शन होता है। क्या गुजरात की जनता जो है वो भारत से अलग है? देखिए, मैं लाइन से इनके सवालों का जवाब दूंगा जी। इन्होंने कहा कि गुजरात नहीं जाते, गुजरात में इलेक्शन हुए, हमारी वहाँ प्रदेश का ये राष्ट्रीय पदाधिकारी वहाँ गए और चुनाव लड़े जी। अच्छा चुनाव लड़े। जिस तरह से माहौल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ बनाया जा रहा था जी। एक ऐसा माहौल दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस शून्य की तरफ है और जो है वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है जी। तो आप देखेंगे रिजल्ट आपके सामने है, किस तरह से जनता ने वोट किया और आम आदमी पार्टी ने वो कटवा पार्टी का रोल पूरी तरह से निभाया जो भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी आप कांग्रेस के ही सपोर्ट। ठीक है सर आगामी चुनाव की बात कर लेते हैं। सर आगामी चुनाव की बात कर लेते हैं। आदित्य जी, 9 राज्यों में चुनाव है, हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन शुरू हो चुका है आपका। क्या रणनीति है आपकी? किस तरीके से आपकी पार्टी किन किन मुद्दों पर काम करेगी? इन राज्यों में चुनाव है, इसके बाद लोकसभा का चुनाव है, इसको लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? देखिए, अभी हमारे 3 प्रदेश में हमारी सरकारें हैं, ठीक है, और हमने जो जनता से वादा किया उसको पूरा किया जी। पुरानी पेंशन बहाली, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश, तीनों जगह लगा दी जी। लेकिन रघुराम राजन जी तो ये कह रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन योजना है वो अगर चालू होती है तो फिर भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा। भारतीय का जो कोष है, जो पैसा जमा हुआ है, जो हमारा भंडार है, उस पर असर पड़ेगा। अभी एक मामूली राहत है लेकिन उस पे भारत के कोष पर असर पड़ेगा। सर मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, मेरा नहीं है, सरकार का आंकड़ा जी। 1947 से लेकर 2014 तक, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही जी, पूरे देश ने 55 लाख करोड़ का विदेशी मुद्रा में लोन लिया विदेशी बैंक से, और 2014 से लेकर 2022 तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस लोन को 155 लाख करोड़ कर दिया। ठीक है, समय की कमी की वजह से सर 2-2 मिनट आप अपनी बात रखिए कि आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है। और सबसे पहले मैं आप ही के पास आती हूँ कि आगामी जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के और जो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उनको लेकर आपकी क्या रणनीति है, क्या दिशा तय की गई है कांग्रेस की तरफ से? हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन में किन किन मुद्दों को उठाया जाएगा? देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न जी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक नफरत का माहौल, क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद ये सब फैला के रखा था, इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। और हमारे पास जो दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हमारी जहाँ जहाँ सरकारें हैं, हमने जनता से जो वादा पूरा किया, चाहे वो किसानों का ऋण माफ करने का हो, चाहे वो पुरानी पेंशन बहाली का हो, वो सारा हमने लागू किया। हम धान सबसे महंगा खरीद रहे हैं पूरे भारत में। हम ऐसी योजना, चाहे वो गोधन न्याय योजना हो, गोबर खरीद रहे हैं।
आवारा पशुओं की समस्या छत्तीसगढ़ में आपको नहीं दिखाई देगी, लोग पकड़ के बांध लेते हैं। तो ऐसी ऐसी योजना जो हम सफल योजनाएं जो चला रहे हैं, हमारे जहाँ राज्य है, जहाँ हमारी सरकारें हैं, उस योजना को लोगों को बताएंगे और वो योजना लेकर लोगों के बीच जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो खोखले वादे होते हैं, जैसे ये बोल देते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, लेकिन वो जमीन पर नहीं आता और ना आएगा। ठीक है, ये भी बताएंगे। ठीक है आदित्य। सुरेंद्र कुमार जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बेरोजगारी का मुद्दा उठाएगी, महंगाई का मुद्दा उठाएगी, आवारा पशुओं का मुद्दा उठाएगी। आपकी पार्टी की तरफ से किस तरीके से कांग्रेस को काउंटर करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं? किस तरीके से आप कांग्रेस के इन मुद्दों का जवाब देंगे? अलका जी, देखिए, इस प्रकार से 2014 में भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे जनता का आशीर्वाद जनादेश दिया। 2019 में जनादेश दिए। उन जनता से जो वायदा हमने किया था, लगभग हम 80 से 90% जो है हमने काम करने का काम किया। और आगे भी जनता के बीच में हम रहेंगे, जनता की हर एक समस्या को उठाते हुए और जनता का जो भी समस्या है, उस समस्या को दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आगे भी करता रहेगा। और इस देश का नाम जो है पूरे विश्व में परचम लहरेगा। ना कि ये कांग्रेस का जो ये आपने वायदा देखा, क्या कह दिए? सरकार ने 1,55,000 अरे हमने 2014 में कहा था जीडीपी गिर रही है, कि राम मंदिर हम बनाएंगे। हमने राम मंदिर बनाने का काम किया। हमने कहा था 370 हटाएंगे, हमने वो हटाने का काम किया। हमने एम्स बनाने का काम किया, एयरपोर्ट बनाने का काम किया, रोड बनाने का काम किया, जन धन योजना खाता खोलने का काम किया। कभी सपने में कोई नहीं सोचा था देश का लोग कि हमारा भी खाता होगा। आयुष्मान योजना से हमने जोड़ने का काम किया और आज 80 करोड़ लोगों को आज मुफ्त। आदित्य जी, आप बोल रहे थे तो सुरेंद्र जी नहीं टोक रहे थे, आप भी चुप रहिए, वो अपनी बात कंप्लीट कर लें। में जाके देखिए क्या हालत है, भूखे मर रहे पाकिस्तान के लोग। ठीक है, समय की कमी की वजह से इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ रहा है। आप दोनों नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद आर्या न्यूज से जुड़ने के लिए। तो भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस में क्या परिवर्तन आएगा, क्या इसका राजनीतिक जो महत्व है वो देखने को मिलेगा आगामी चुनाव में, इसका प्रभाव जो है वो कितना देखने को मिलेगा, इसको लेकर कांग्रेसी खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यात्रा से कांग्रेस की विचारधारा ही नहीं, उन्हें मंत्र भी मिल गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस यात्रा से कांग्रेस जीत की पटरी पर लौटती है, अपने हार के सिलसिले को तोड़ती है, या उनकी भारत जोड़ो यात्रा पद यात्रा बनकर रह जाती है। आने वाले विधानसभा के नतीजे ये तय कर देंगे कि यात्रा का प्रभाव कितना रहा राजनीति पर। इस पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।